सभी को नमस्कार। कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा हेतु ज्ञान दूत 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से न केवल आपको ऑनलाइन कंटेंट प्रदान किया जाता है, बल्कि आपकी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। EFM विभाग की तरफ से यह वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है और आज का अपना टॉपिक है साख श्रेणीकरण अर्थात क्रेडिट रेटिंग, और मैं हूँ आपका अपना ज्ञान दूत डॉक्टर कन्हैया लाल। सबसे पहले अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि साख श्रेणीकरण अर्थात क्रेडिट रेटिंग है क्या। साख श्रेणीकरण अथवा क्रेडिट रेटिंग का सामान्य अर्थ होता है किसी व्यावसायिक संस्था अथवा कंपनी के दस्तावेज की साख सामर्थ्य के आधार पर मूल्यांकन करना। यह मूल्यांकन दायित्व और शुद्ध सामर्थ्य को चुकाने के लिए संबंधित तत्व पर आधारित होता है। इस प्रकार क्रेडिट रेटिंग से व्यवसाय की वित्तीय दायित्व को भुगतान क्षमता का आकलन किया जाता है, जिसका उद्देश्य निवेशकों के हितों का संरक्षण करना होता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एक्चुअल में एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से कंपनी के दायित्वों का मूल्यांकन किया जाता है और ये देखा जाता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, वह अपने दायित्व को चुकाने में सक्षम है अथवा नहीं। तो उसके आधार पर कंपनी के दस्तावेज़ों का मूल्यांकन करके उसको रेटिंग प्रदान की जाती है, ताकि हमारा जो निवेशक है उसको कंपनी के बारे में एक सही सूचना प्राप्त हो सके और उसके आधार पर निवेशक यह निर्णय ले सके कि उसे उस कंपनी में निवेश करना है अथवा नहीं करना है। साख श्रेणीकरण का अर्थ क्रेडिट रेटिंग किए जा रहे प्रपत्र के संबंध में किसी संस्था की तुलनात्मक ऋण दायित्व क्षमता का संकेत प्रदान करती है। यह किसी कंपनी की साख गुणवत्ता के आधार पर निवेशकों को निर्णय लेने में समर्थ बनाती है। जैसा कि अभी कहा गया, क्रेडिट रेटिंग के अंतर्गत अपन कंपनी की जो साख क्षमता है उसकी मूल्यांकन करते हैं और अपन उसकी क्रेडिट की क्वालिटी के आधार पर उसको रेटिंग देते हैं कि भाई कंपनी की क्रेडिट क्वालिटी कैसी है। रेटिंग के आधार पर उसकी स्थिति को खराब या अच्छे की श्रेणी में परिभाषित किया जाता है। चूँकि रेटिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, लेकिन निवेशक इतना उस प्रक्रिया से रूबरू नहीं होता, इसलिए निवेशक को वो चीज़ आसानी से समझ में आ सके, इसलिए क्रेडिट रेटिंग सामान्य से जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे ABCD, इनके माध्यम से रेटिंग प्रदान की जाती है, ताकि हमारा निवेशक आसानी से और सरल भाषा में रेटिंग को समझ सके। जैसे अच्छी रेटिंग के लिए AAA, उससे कम AA, फिर A, फिर B, मतलब BBB, फिर BB, B, इस तरह से रेटिंग प्रदान की जाती है। हालांकि अलग अलग एजेंसियों द्वारा अलग अलग संकेतों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उन सब की मूलभूत बात ये होती है कि सभी रेटिंग एजेंसियों द्वारा जो रेटिंग प्रदान की जाती है वह इस तरह से अल्फ़ाबेटिक दी जाती है कि हमारा एक सामान्य निवेशक है जिसको वित्तीय विवरणों की अधिक समझ नहीं है, लेकिन फिर भी वह आसानी से यह पता लगा सकता है कि कौन सी कंपनी की स्थिति अच्छी है और कौन सी कंपनी की स्थिति खराब है। रेटिंग करने का सबसे जो मेन मकसद है वो है हमारा इन्वेस्टर उसके हितों की रक्षा करना, वो भ्रम में न पड़े, वो गलत सूचना के आधार पर कोई गलत निर्णय न ले सके। यही इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य माना गया है। क्रेडिट रेटिंग की गुणवत्ता। क्रेडिट रेटिंग का निर्धारण एजेंसियों द्वारा किया जाता है, लेकिन यह एजेंसियां अंकेक्षण नहीं करती। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट रेटिंग है वो कई अलग अलग एजेंसियां हैं उनके माध्यम से किया जाता है, लेकिन ये एजेंसियां कंपनी की ऑडिटिंग नहीं करती। इसलिए इन एजेंसियों द्वारा कंपनी द्वारा उपलब्ध सूचना और विभिन्न स्रोतों से कंपनी के संबंध में प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा के आधार पर प्रतिभूतियों की रेटिंग की जाती है। यदि सूचना
अविश्वसनीय और अशुद्ध होगी तो रेटिंग भी निश्चित तौर पर उससे प्रभावित होगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है और आप अपनी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसकी सेवा लोगे, उसको आप अपनी सारी सूचनाएं प्रदान करोगे और वह एजेंसी उन सूचनाओं का विश्लेषण करके आपको रेटिंग प्रदान करती है। तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि यदि आपकी जो कंपनी है उसने यदि रेटिंग एजेंसी को सूचनाएं गलत दे दी या फिर जानबूझकर ऐसी सूचनाएं दे दी ताकि आपको फ़ायदा हो और आपकी जो खराब इमेज है वो भी अच्छी दिखे, तो ऐसे में चूँकि तथ्य अपने आप में निष्पक्ष होते हैं, उसका एनालिसिस जैसा करोगे वैसा ही होगा, तो ऐसे में हमारा इन्वेस्टर वापस धोखे में पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो क्रेडिट रेटिंग देने जा रहे हैं यदि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं ये बातें क्या है। क्रेडिट रेटिंग की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हमें निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे जो आपकी एजेंसी रेटिंग तय कर रही है उसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता होनी चाहिए, अर्थात कंपनी जिसके द्वारा आपको रेटिंग प्रदान की जा रही है उसका बाज़ार में अच्छा खासा नाम होना चाहिए, उसकी अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए और उस कंपनी पर सबकी गुणवत्ता और उसकी विश्वसनीयता सभी लोगों में होनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के सूचना संकलन की विश्वसनीयता, चूँकि वह एजेंसी जिनसे सूचनाएं संकलित कर रही है वो सोर्स भी विश्वसनीय होने चाहिए और वह कंपनी जिन जिन सूचनाओं को एकत्रित करने का तरीका अपनाती है वह तरीका भी विश्वसनीय होना चाहिए। रेटिंग में शामिल घटक बहुत ही ज़्यादा विस्तृत और व्यापक होने चाहिए ताकि एक पक्षीय निर्णय न निकल सके। इसलिए सामान्यतः जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं वो बहुत सारे क्राइटेरिया पर अध्ययन करके आपको अंतिम रूप से रेटिंग देती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की श्रेष्ठ प्रतिष्ठा और निष्पक्ष होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यदि एजेंसी खुद पक्षपाती हुई तो उसके परिणाम भी पक्षपाती होंगे। साथ ही साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मैन पावर है, वह बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और निष्पक्ष और एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वह किसी भी कंपनी का जो मूल्यांकन है वो निष्पक्ष तौर पर और प्रभावी तरीके से कर सके। तो यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर हमारी जो रेटिंग आएगी वो न केवल सही होगी बल्कि उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा जाएगा और आने वाले समय में हमें फंड प्राप्त करने में भी काफ़ी आसानी रहती है और इससे हमारी कंपनी की एक गुडविल भी बनती है। क्रेडिट रेटिंग का उपयोग, चूँकि क्रेडिट रेटिंग करवाई कंपनी द्वारा जाती है लेकिन उसका उपयोग विभिन्न समाज के अलग अलग वर्गों के लिए होता है। जैसे विनियोगकर्ता के लिए, क्योंकि जैसे मैं इन्वेस्टर हूँ और मुझे किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो क्रेडिट रेटिंग देखकर मुझे आसानी से पता चल जाता है कि मुझे कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए जब एक इन्वेस्टर को कोई निर्णय लेना होता है तो क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से उसका निर्णय काफ़ी हद तक एक सही दिशा में हो जाता है, उससे उसको एक सही दिशा मिल जाती है। इसी प्रकार यदि अपन जो इशू करता है, जो इशू कंपनी है, उसके लिए देखें तो उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से कंपनी को लोगों को यह बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसकी रेटिंग अपने आप में उसकी गुडविल होती है, उसकी ऐड होती है। इसलिए यदि किसी कंपनी की रेटिंग वाकई में अच्छी है तो उस कंपनी की ख्याति स्वतः ही बाज़ार में फैल जाती है और उसको फंड इकट्ठा करने में काफ़ी आसानी रहती है, क्योंकि अब उसको लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं कि आप मुझ में पैसा इन्वेस्ट क्यों करो। उसकी रेटिंग स्वयं अपने आप में सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। इसलिए जो कंपनी अपने बॉन्ड या ऋण के लिए इशू करवा रही है उनको आसानी से, यदि अच्छी रेटिंग है तो आसानी से उनको लोन की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साथ हम देखें तो मध्यस्थों के लिए भी रेटिंग का काफ़ी ज़्यादा यूज रहता है, क्योंकि रेटिंग के माध्यम से मध्यस्थ आपको कन्वेंस कर सकता है, अपने इन्वेस्टर को बता सकता है कि मैं आपका पैसा इस कंपनी में लगवा रहा हूँ और इसका ये कारण है।
चूँकि इस कंपनी की रेटिंग अच्छी है तो आपका पैसा यहाँ सुरक्षित और सही निवेश आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस प्रकार आजकल इंटरमीडिएट या अपने जो ब्रोकर है उनको भी रेटिंग की वजह से काफ़ी हद तक अपने क्लाइंट को समझाने में आसानी रहती है और वो शीघ्रता से बात को समझा सकते हैं और अपने क्लाइंट को कन्वेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रेगुलेटिंग बॉडी है उसको भी काफ़ी हद तक सुविधा रहती है। उन्हें ये फ़ायदा होता है कि चूँकि कंपनियों द्वारा रेटिंग एजेंसी करवाई जा रही है तो ऐसी स्थिति में उनको उनकी कंट्रोलिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है और साथ ही साथ धोखाधड़ी के चांस भी खूब ज़्यादा कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उनका काम काफ़ी सरल और सहज हो जाता है ताकि वो उस बाज़ार में या उस क्षेत्र में अपना प्रभावी नियमन आसानी से कर सकती है। अब आइए अपन देखते हैं कि क्रेडिट रेटिंग होती कैसे है। क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत उन समस्त तकनीकी एवं व्यावहारिक विधियों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से प्रतिभूतियों की गुणवत्ता और उनके गहन अवलोकन हेतु मूल्यांकन किया जाता है। चूँकि क्रेडिट रेटिंग हेतु अपन बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हैं ताकि उस कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को अपन सही एनालिसिस कर सके। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल टूल्स का प्रयोग करते हैं। रेटिंग प्रक्रिया में विनियोगकर्ता एवं बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सतत प्रक्रिया की जाती है। क्योंकि रेटिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है इसलिए उसमें केवल एक सेकेंडरी डेटा नहीं बल्कि पास्ट और फ्यूचर दोनों के डेटा को ध्यान में रखकर एक कंटिन्यूस प्रोसेस में उसको एनालिसिस किया जाता है। रेटिंग प्रक्रिया में प्रतिभूति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य संकलित किए जाते हैं। यह तथ्य संख्यात्मक एवं गुणात्मक सूचना के आधार पर एकत्रित किए जाते हैं। इसका मतलब है रेटिंग एजेंसी जब किसी का मूल्यांकन करती है तो वो न केवल क्वालिटेटिव बट क्वांटिटेटिव भी डेटा कलेक्ट करती है और उसके आधार पर ताकि उस कंपनी के बारे में पूरा व्यू मिल सके और सारी सूचनाएं सही और विश्वसनीयतापूर्वक एकत्रित करके निर्णय लेने की प्रोसेस में रहती है। तथ्यों को संकलित करने के लिए बहुत सारे स्रोतों का प्रयोग किया जाता है जैसे कंपनी के प्रॉस्पेक्टर, उनके एनुअल रिपोर्ट, मतलब अपने जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है उसके द्वारा जारी किए गए डेटा, सरकारी रिपोर्ट और अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो कॉमर्स के ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा यदि कोई कमेंट्स और कोई रिपोर्ट जारी की गई है तो उसको भी अपन सूचना संकलन के लिए आधार मानते हैं। क्योंकि रेटिंग एजेंसी की विश्वसनीयता सबसे बड़ी होती है इसलिए वह खुद अपनी गुडविल को बनाए रखने के लिए यह पूरी कोशिश करती है कि उसके द्वारा एकत्रित किए गए समंक बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय, ऑथेंटिक सोर्स और ऑथेंटिक अथॉरिटी द्वारा जारी किए होने चाहिए ताकि उनके निर्णयों में कोई गलती न हो। इस प्रकार वह स्वयं एजेंसियां एक विश्वसनीय सोर्स से डेटा को कलेक्ट करके एनालिसिस की प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। बाद में वो सारे डेटा कलेक्ट करके बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस पर्सन द्वारा उनका एनालिसिस किया जाता है। फिर उनको कोडिंग और बाद में अंततः रेटिंग के रूप में अंतिम परिणाम जारी किया जाता है। इस प्रकार यह कहना बड़ा आसान है लेकिन वाकई में यदि हम प्रैक्टिकली लाइफ में देखते हैं तो रेटिंग की प्रक्रिया अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे बल्क में डेटा को लिया जाता है और उसको बहुत ही अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब जाके आपके सामने एक सिंगल डिजिट के रूप में रेटिंग प्रस्तुत होती है। तो आज हमने रेटिंग एजेंसी और क्रेडिट रेटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की। आगे भी इसी तरह के हम वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।